अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं और आजकल जो है वो हम कॉलोनाइजेशन एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। कल तक जो है वो हम लोग 10 सेक्शंस पढ़ चुके हैं इसके। आज जो है वो हम 11 सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। आज 11 से तकरीबन 19 सेक्शन तक हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। जो बच्चे टेस्ट और नोट्स जो है वो चाहते हैं, मैं वैसे हर वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूँ कि जो बच्चे देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं, हमारे पास तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, तो वो एडमिन से रब्ता कर लें इस नंबर पे, क्योंकि मुझे काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं या उनके कॉमेंट सेक्शन में भी वो मैसेज कर रहे होते हैं। तो वो आप जो है वो डायरेक्टली इनसे रब्ता कर लिया करें। अच्छा भाई, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, पहला है लीगल इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन बच्चों क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन क्या है? जिसके तहत जमीन ली गई है, वो कंडीशंस हैं। ठीक है, वो शरायत हैं ये जिनके ऊपर आपने जमीन ली है। होता ये था कि गवर्नमेंट उस जमाने में शरायत जो है वो जारी करती थी, शरायतनामा जारी करती थी कि भाई ये शरायत है सारी, ठीक है, ये वाली सारी जो इसमें लिखी हुई हैं, और जो जो लोग जो है वो इस पे एग्री करते हैं तो वो अप्लाई करें, वो लैंड के लिए जो है वो एलिजिबल है। और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा होता था कि ये लोग सिर्फ एलिजिबल हैं और ये लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो है उसका क्या इफेक्ट है, उसका लीगल इफेक्ट यहाँ पे वो बताएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द ग्रांट ऑफ एनी टेनेंसी इन अकॉर्डेंस विद एनी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन विच हैव बीन और मे हियर आफ्टर बी इशूड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 और अंडर दिस एक्ट। ठीक है, उसने कहा है कि अगर कोई भी टेनेंसी दी गई है, सही है, इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन, और स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन के मुताबिक दी गई होगी यकीनन, which have been or may hereafter be issued by the provincial government under the Government Tenants Punjab Act 1893, या तो वो गवर्नमेंट ने जो है वो गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट जो कि पुराना एक्ट था 1893 का, उसके तहत दी होगी, या अंडर दिस एक्ट, ये 1912 वाला जो एक्ट है कॉलोनाइजेशन का, इसके तहत दी होगी, shall be deemed to be transfer of a land within the meaning of the Crown Grants Act 1895। ठीक है, तो उसमें ये कंसीडर किया जाएगा कि वो क्राउन ग्रांट्स एक्ट 1895 के अंडर भी आता है, यानी इसकी जो सारी शिकें हैं वो भी उसके ऊपर लागू होती हैं। एंड शेल बी गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट। ठीक है, और जो है वो उस एक्ट की प्रोविजन जो है वो भी इसके ऊपर लागू होगी, और ये भी समझा जाएगा कि ये उसी एक्ट के तहत दी गई है। देखें, इन दोनों में से कोई एक एक्ट तो लाजमी अप्लाई हो रहा है ना। गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट अगर पुराना है 1912 से, तो ये गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 अप्लाई होगा, और अगर नया है तो ये वाला एक्ट होगा कॉलोनाइजेशन का 1912 वाला एक्ट। ठीक है, तो अगर किसी भी दोनों में से किसी एक एक्ट के तहत भी दी गई है ना, तो उसके ऊपर क्राउन ग्रांट्स एक्ट 1895 लाजमी अप्लाई होगा, वो भी अप्लाई होगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी शराइत दी गई हैं वो लाजमी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है काफी आसान है, मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं जी, हमारे पास सेक्शन नंबर है 12, टेम्परेरी एब्सेंस। टेम्परेरी एब्सेंस का से मुराद क्या है? अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, बाज़ बात ये कहा जाता था कि आप जो है वो रिजाइड करेंगे, ठीक है, रिजाइड नियर लैंड, आप अपनी लैंड जहाँ पे आपको लैंड अलॉट की गई है उसके करीब ही आप रहेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो कुछ अरसे के लिए, फॉर एग्जांपल हज करने के लिए चला जाता है, महीने 2 महीने के लिए, टेम्परेरी उसकी एब्सेंस हो जाती है वहां पर, तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है उसने स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशन को क्या उसने वॉयलेट किया है? अब इसमें हम ये देखेंगे। Any condition included in any statement of condition which imposes an obligation of residence that shall not be deemed to have been infringed by the reason only of the temporary absence of the tenant who has established a permanent residence in the estate in which he is holding is situated। देखें जी, अगर कोई शख्स जो है उसको ये कंडीशन लगा के दी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके पास आपको जो लैंड दी गई है उसी के अंदर आप घर बना के रहेंगे, सही है, वहीं पे आप घर बना के रहेंगे, कहीं आप इधर उधर नहीं जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि अगर वो टेम्परेरीली कहीं पे चला जाता है, टेम्परेरी एब्सेंस, कहीं हज करने चला जाता है या कोई कोई 2-4 महीने के लिए किसी फॉरेन कंट्री चला जाता है, तो इसका मतलब है कि शेल नॉट बी डीम टू हैव बीन इन्फ्रिंज्ड बाय। ठीक है, इन्फ्रिंज तो उसने किसी किस्म की, इन्फ्रिंज का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, बाय रीजन ओनली ऑफ द टेम्परेरी एब्सेंस। तो टेम्परेरी एब्सेंस से जो है इसका मतलब है उसने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की इस शिक की। ये जो शिक है ये बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इंटैक्ट है, और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। ऑफ ए टेनेंट हु हैज एस्टैब्लिश अ परमानेंट रेजिडेंस इन द स्टेट, क्योंकि उसने परमानेंट रेजिडेंस जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर बनाई हुई है, तो इसका मतलब है उसने किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो आर्जी तौर पे अगर वो कहीं जाना चाहे तो वो 2-4 महीने के लिए जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एंट्रीज
in the record of rights or in the annual record to be equivalent to the entries in the register issued under the Act of 1893। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और एनुअल रिकॉर्ड या फिर कोई एनुअल रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ये होता है कि उसके अंदर ऑनर्स की मालूमात होती है, पुराना ऑनर कौन था, नया ऑनर कौन सा है, ठीक है, लैंड के मुतालिक सारी मालूमात होती है, रेंट के मुतालिक, ठीक है, पीस ऑफ लैंड के मुतालिक, रेंट के मुतालिक सारी मालूमात जो है वो इसमें दर्ज होती है। इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है। सही है, इसका रेंट कितना है, इस पे फसल कौन सी, ठीक है, इस पे प्रोड्यूस जो है कौन सी फसल काश्त हो रही है, ये भी जो है वो सारी डिटेल उसकी जमीन की लिखी होती है। तो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है या एनुअल रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं उसको देख के, ठीक है, एनुअल रिकॉर्ड को भी अपडेट कर लेते हैं कि अब ये जमीन किसके पास है, क्योंकि जारी बात है लोग जो है वो सालाना जमीनें बेचते रहते हैं। तो ये जो है ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 1912 के एक्ट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वगैरह और एनुअल रिकॉर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू द एंट्रीज इन द रजिस्टर इशूड अंडर एक्ट 3 ऑफ 1893। अच्छा, एक्ट 3 ऑफ 1893 कौन सा है? यही टेनेंट्स पंजाब एक्ट है, गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 जो है, इसी को एक्ट 3 ऑफ 1893 कहा जाता है। उसने कहा है कि ये जो, मैं इसको कह देता हूँ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, आरओआर, ये आरओआर जो है वो आपने इस लॉ के तहत बनाया, ठीक है, लेकिन उस लॉ के तहत भी कोई ना एक रजिस्टर बनता था इसी तरह का, लेकिन उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं कहते थे, उसको रजिस्टर ही कहते थे। तो ये दोनों जो है वो सेम होंगे, उसी को कंसीडर किया जाएगा कि भाई ये जो इस वक्त हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना रहे हैं ना, ये वही वाला है जो पहले वाला रजिस्टर था, पुराने जमाने के अंदर पट्टा था या रजिस्टर था, जो भी इसको कहते थे, ये वही है। सही है, अब समझ आ गया आपको? मिसाल के तौर पे, यानी कि पहले जो है उसको रजिस्टर कहा जाता था, अब उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो इसका मतलब उसने ये कहा है कि जो पहले आप उसको जो कहते थे ना, ठीक है, रजिस्टर कहते थे, अब उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहेंगे और वो सेम ही होगा, अलग-अलग कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। वेयर इन एनी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, रेफरेंस इज मेड टू एनी रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893, then the record of rights or the annual record shall be so far as may be deemed to be such register। कहता पहले अगर रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर वगैरह को मेंटेन किया जा रहा था गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 के तहत, तो जो अब इस वक्त इस लॉ के तहत आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना रहे हैं या एनुअल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो बनाया जा रहा है, तो उसको उसी रजिस्टर के बराबर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा था। सेक्शन नंबर 14 को देखते हैं। अच्छा जी, पोजीशन ऑफ टेनेंट्स होल्डिंग हिदर टू अंडर द एक्ट 3 ऑफ 1893। हिदर टू कहते हैं अब तक, अब तक। पोजीशन ऑफ टेनेंट होल्डिंग हिदर टू। अच्छा, ऐसे तमाम टेनेंट्स जो कि अब तक एक्ट 3 ऑफ 1893, ये है जी गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893, जिन्होंने उसके तहत जमीनें ली हुई थी। अब ये देखें जी, ये एक 1893 का एक्ट है, इसके तहत एक जमीन का टुकड़ा लिया हुआ था। अब जब 1912 आया ना, तो एक और एक्ट आ गया, सही है, कॉलोनाइजेशन का। तो अब इन लोगों की जिन्होंने इस एक्ट के तहत जमीनें ली हुई हैं, उनकी 1912 में ये जो कॉलोनाइजेशन एक्ट है, इसके तहत क्या सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी, तो वो अब यहाँ पे ये बताएगा। तो वैसे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? उनकी लैंड की जो होल्डिंग है खत्म होनी चाहिए, टेनेंसी खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, टेनेंसी खत्म नहीं होगी, बल्कि वो बरकरार रहेगी। जो 1893 के तहत टेनेंट है, वो यहाँ आकर भी टेनेंट ही रहेंगे, सेम ही रहेगा। उसके बाद देखें जी, एनी पर्सन हु एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वाज अ टेनेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी शख्स जो है जो कि इस एक्ट की इनेक्टमेंट से पहले गवर्नमेंट का टेनेंट था, यानी गवर्नमेंट की लैंड का टेनेंट था, विच द गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 अप्लाइड, जिसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ये जो टेनेंट एक्ट है पंजाब 1893 अप्लाई हो रहा था, एंड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन वाज इशूड अंडर द एक्ट। और जारी बात है स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन भी उसको इशू की गई है, जारी बात है लैंड दी गई है तो कंडीशंस के साथ दी गई होगी। शेल नॉट विद स्टैंडिंग एनी प्रीवियस एग्रीमेंट और एनी कंटेन्ड इन द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और एनी अदर इनेक्टमेंट नाउ इन फोर्स बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड और टू होल्ड द लैंड ऑफ विच ही इज द टेनेंट इन अकॉर्डिंग विद सच स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन। तो वो कहता है कि कोई भी प्रोविजन किसी भी एग्रीमेंट की हो, चाहे, ठीक है, ये यहाँ पे एनी प्रीवियस एग्रीमेंट, किसी प्रीवियस एग्रीमेंट की कोई पोजीशन या एनीथिंग कंटेन्ड इन पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर कोई कुछ भी लिखा हुआ है या किसी और इनेक्टमेंट के अंदर किसी और लॉ के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग। सही है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो भाई फिर किसको कंसीडर करेंगे? बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड एंड होल्ड the lands which he is a tenant in accordance with such statement of condition। तो आप, वो कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस जो है सिर्फ उसी को फॉलो करें, बिकॉज वो भी किसी ना किसी लॉ के मुताबिक ही दी गई होंगी। असल में होता ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन उसको एक दफा बना के दे दी गई। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि नए नए लॉज जो है वो गवर्नमेंट पास कर रही थी उस जमाने में, तो वो ये कह रहे थे कि किसी भी लॉ से हमारी ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है, लोग इसको जाके चैलेंज ना करना शुरू कर दें कि देखिए जी लॉ में आपने ये लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन में आपने ये लिखा है। जारी बात है जो एक्ट है वो तो बरतर है ना, ठीक है, एक्ट जो है वो उसको प्रिविलेज हासिल है कि वो एक
वो एक जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट है और एग्रीमेंट से जो है वो ज्यादा अफजल है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि लोग जाके उसको कोर्ट्स में चैलेंज कर दें। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन में जो लिखा है ना भाई उसी को माना जाएगा, और ये एक्ट का हिस्सा बना दिया है उन्होंने उसको, कि बाकी जो लॉ कुछ भी कहता रहे, जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है वो ही कंसीडर की जाएगी। क्योंकि इस तरह के जो केसेस हैं वो अक्सर उस जमाने में कोर्ट के अंदर आए, और उसकी बेस पे फिर जो है वो इसको इनको ऐड किया गया कि भाई आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो आपके साथ डिसाइड कर दी गई है ना, वो ही बस सारा कुछ है। आपके प्रोवाइडेड दैट अनलेस सच टेनेंट नॉट बीइंग मुस्लिम शैल बाय डीड एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। अच्छा, अब अगर ये जो जब एक्ट आया ना 1912 का, अगर कोई नॉन मुस्लिम शख्स है तो वो ये भी कर सकता था कि विद इन 12 मंथ के 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन देता, ठीक है, कि भाई मेरे ऊपर जो है ना डिक्लेयर दैट द सक्सेशन द टेनेंसी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन अप्लाइड देयर टू, ठीक है, द सक्सेशन, के भाई वो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन के मुताबिक जो है वो सक्सेशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, ठीक है, मुस्लिम लॉ के मुताबिक नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ का आपको पता है ना कि हमारा जो है वो सक्सेशन के लिए जो लॉ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो शरीयत का जो लॉ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया है शरीयत का जो लॉ है, वो जो है वो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, ना कि जो है वो कोई बरतानिया का कोई एक्ट जो है वो फॉलो किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो फिर वो क्या करेगा, तो नॉन मुस्लिम जो है वो बताएगा। ये 1912 में जो एक्ट नाफिज हुआ उसके साथ ही ये ऐलान किया गया कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो 12 महीने के अंदर अंदर वो बताए कि भाई मैं जो है वो ये जो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन है उसके मुताबिक जो है वो अपनी लैंड की सक्सेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर उसने ये शुरू से जो है वो ये डिक्लेरेशन दे दी है, तो सक्सेशन ऑफ हिज टेनेंसी शैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21, 22 एंड 23 ऑफ दिस एक्ट। तो फिर इस एक्ट की जो है 20 से लेके 23 तक की जो प्रोविजंस है ना, 20 से लेके 23 तक की प्रोविजन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सक्सेशन से रिलेटेड है। सक्सेशन क्या होती है, वरासत, ठीक है, वरासत से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें ये जो वरासत है ना, इसके अंदर कोई कोई मजहब वगैरह का जिक्र नहीं किया हुआ, तो नॉन मुस्लिम भी इसको ऑप्ट कर सकता है। इसीलिए कह सकता कह रहा है कि आप विरासत के लिए जो है वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन 1912 का एक्ट अगर आया और उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना, ठीक है, आपने रिटर्न में इन्फॉर्म करना है कि मेरी जो सक्सेशन है वो सेक्शन 20 से 23 के मुताबिक की जाए, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, क्योंकि मैं तो एक नॉन मुस्लिम हूँ। अच्छा भाई, ये था सेक्शन नंबर 14। उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन नंबर 15, परचेजर टू बी टेनेंट पेंडिंग पेमेंट इन फुल ऑफ द परचेज मनी। बस का ऐसा होता था कि गवर्नमेंट जो है वो लैंड सेल कर दी, ठीक है, सेल ऑफ लैंड। तो वो कौन करता था, कलेक्टर, गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ लैंड है, सही है, और इसने परचेजर को ये बेचना है, सही है, इसने पार्शल पेमेंट कर दी है, कुछ पेमेंट पार्शल, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का था और उसने कितनी पेमेंट कर दी है, उसने 50,000 पेमेंट कर दी है, 50,000 की पेमेंट कर दी है। तो जब तक वो कंप्लीट पेमेंट नहीं कर देता ना, तब तक वो क्या रहेगा उसका, ये जो है ये मालिक नहीं बनेगा, ऑनर नहीं बनेगा। तो ऑनर भाई कब बनेगा, जब ये पार्शियल पेमेंट की जगह पे कंप्लीट पेमेंट करेगा, कंप्लीट 1 लाख रुपया जमा करवाएगा, और उसके अलावा जो जो कंडीशंस कलेक्टर की तरफ से इम्पोज की गई हैं वो कंडीशंस पूरी करेगा, तब ये मालिक बनेगा। अदरवाइज ये क्या रहेगा, उसका टेनेंट ही रहेगा, किरायादार ही रहेगा। अच्छा अभी इसको पढ़ लेते हैं। परचेजर टू बी टेनेंट पेंडिंग पेमेंट इन फुल ऑफ द परचेज मनी, अ परचेजर फ्रॉम गवर्नमेंट of land who has been placed in possession of the land by order of the collector shall be deemed to be tenant of such land until the full amount of the purchase money with any interest, अगर कोई पूरी अमाउंट प्लस अगर कोई इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लगा हुआ है वो भी ड्यू देयर ऑन हैज बीन पेड, कि वो पे कर चुका है, एंड अदर कंडीशंस, उसके अलावा भी कोई कंडीशन। यानी अब इसमें तीन चीजें आ गई हैं, एक तो अमाउंट है जो उसने पे करनी है, प्लस उसका इंटरेस्ट है, और उसके अलावा क्या है, कंडीशंस है अगर कोई लगाई हुई है, तो ये सारी पूरी करेगा तो वो मालिक बनेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, टेनेंट ही रहेगा। सेट फोर्थ इन स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन सारी बात है, जो चीज बेची गई है वो भी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन के तहत बेची गई है। ऑफ सेल इशूड बाय द कलेक्टर हैव बीन फुलफिल्ड, जो कलेक्टर ने जो भी जो है वो कंडीशंस उसको इशू की, जो भी उसको कहा कि आपने इतनी अमाउंट पे करनी है, इतना इसका इंटरेस्ट पे करना है, वो सारे का सारा पे करेगा तो ही जो है उसकी जान छूटेगी। मिसाल के तौर पे जैसे हम गाड़ी लीज पे लेते हैं तो वो उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा देते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग जो है वो गवर्नमेंट से कोई लीज पे कोई लैंड ले रहे हैं, ठीक है, या गाड़ी वो किस्तों पे ले रहे हैं कि हम 2 या 3 किस्तों में पे कर देंगे, वो कहेंगे ठीक है आप ले लें, लेकिन इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो उसके साथ वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी लगा देते हैं। और अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ना लगाएं। तो इस सिचुएशन के अंदर किस्सा मुख्तसर ये है कि परचेजर जब तक सारी कंडीशंस पूरी नहीं करेगा, सारी पेमेंट्स क्लियर नहीं करेगा, तब तक वो टेनेंट ही रहेगा, वो ऑनर नहीं बनेगा। और ऑनर कब बनेगा, जब उसको डिक्लेयर किया जाएगा कलेक्टर की तरफ से कि हाँ भाई अब ये बंदा जो है आज से ऑनर है।
अच्छा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय द टेनेंट। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि अगर कोई वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। इफ एनी पर्सन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज बीन पुट इन पोजेशन ऑफ लैंड इन अ कॉलोनी एज अ टेनेंट शेल हैव गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंटेंडिंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एनी सर्वेंट ऑफ द स्टेट मे देयर बाय डिसीव्ड रिगार्डिंग हिज क्वालिफिकेशन टू बी बिकम अ टेनेंट, he shall deem to have committed a breach of the conditions of this tenant। अच्छा, जब स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो है वो दी जाती है ना, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो है वो ये दी गई कि उसमें ये कहा गया कि जो भी शख्स ये जमीनें ले रहा है ना, उसकी उसका जो है ना, मिसाल के तौर पे उस पर ये कंडीशन लगा दी गई कि उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स और अबव होनी चाहिए। तो कोई शख्स उसने क्या किया कि उसने इंफॉर्मेशन छुपा के या उसने जाली आईडी कार्ड दिखा के फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट करके उसने क्या किया, उसने टेनेंसी हासिल कर ली। सही है। या गवर्नमेंट ने कहा किसी जमाने में कि ये फलां एरिया के जो लोग हैं वो जो है वो ये लैंड्स नहीं ले सकते, ठीक है, तो वो अपनी जो लैंड उनको दी गई है उसी को वो वहां पे जाके कल्टीवेट करें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो छुपा के किसी और जगह पे जाके लैंड ले लेता है तो भी ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। इफ एनी पर्सन, अगर कोई भी शख्स जो है, ठीक है, उसकी कोई पोजेशन है, हैज बीन पुट इन पोजेशन ऑफ लैंड किसी कॉलोनी के अंदर एज अ टेनेंट शेल हैव गिवन द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर उसने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है इंटेंडिंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, या और उसकी इंटेंशन क्या थी कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उसको वो क्या करे, धोखा दे, मे बी देयर बाय डिसीव्ड, उसको धोखा दे रिगार्डिंग हिज क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टेनेंट, ठीक है, किससे मुतालिक, अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। क्वालिफिकेशन से का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन से मुराद यहाँ पे उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सही है। he shall be deemed to have committed a breach of the condition of tenancy। तो इसका मतलब ये है कि उसने स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर दिया, ब्रीच कर दिया है, खिलाफ वर्जी। सही है। तो उसकी इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन में लिखा होगा कि अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे जमीन वापस ले ली जाएगी, या जो भी उसके साथ सलूक किया जाएगा वो जारी बात है फिर उसके बाद उस पर लागू कर दिया जाएगा, उसको यकीनन सजा दी जाएगी उस पर। उसके बाद एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ये ए है, इसके पास ये एक पीस ऑफ लैंड है। सही है। और ये एक पर्सन बी है, इसके पास जो है वो ये एक पीस ऑफ लैंड है। अब ये चाह रहे हैं कि ये अपना लैंड वाला जो पीस है ये इसको दे दे, और ठीक है, और ये जो है अपना पीस ऑफ लैंड ये इसको दे दे। ठीक है, एक्सचेंज करना चाह रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो इसमें इस सूरत में क्या इसकी इजाजत है या नहीं है ये हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर दैट ही मे रिसीव फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। ठीक है, ईडीओ आर्क से अगर कोई इसको ऑर्डर मिलता है, द कलेक्टर में अलाउ एनी टेनेंट टू एक्सचेंज द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज टेनेंसी फॉर अदर लैंड in the colony, and the land so taken in exchange shall in the absence of any special condition to the contrary recorded in writing by the collector। अच्छा भाई, अगर कोई शख्स जो है वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ईडीओ आर कहते हैं इसको। अच्छा, ईडीओ आर जो है ना ये पुराना डेजिग्नेशन है, आजकल जो है ना एडीसीआर है इसकी जगह पे, एडीसीआर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेवेन्यू का सबसे बड़ा ऑफिसर है। सही है। इसके नीचे फिर जो है वो एसी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एसी के नीचे जो है वो तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे जो है वो नायब तहसीलदार होता है, इसके नीचे जो है वो गर्दावर होता है, गर्दावर के बाद जो है वो कानून गो होता है, उसके बाद होता है पटवारी, पटवारी के बाद जो है वो कौन आता है, पटवारी के बाद जो है वो हेडमैन वगैरह, ठीक है, नंबरदार पे। तो ये सारे जो है वो रेवेन्यू का एक सेटअप है। तो भाई ये जो ईडीओ आर है या एडीसी आर है, अगर ये इजाजत दे देता है तो कलेक्टर अलाउ कर सकता है कि आप अपनी लैंड किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगले बंदे का जो है वो राजी होना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती उससे लैंड एक्सचेंज करवा रहे हैं। ठीक है। और एनी पार्ट ऑफ हिज टेनेंसी फॉर द अदर लैंड इन द कॉलोनी, ठीक है, उस कॉलोनी की कोई अदर लैंड के साथ। एंड द लैंड सो टेकन इन एक्सचेंज शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कंडीशन टू द कॉन्ट्रेरी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द कलेक्टर, जब तक उस लैंड के बारे में कोई अलहदा से कंडीशंस नहीं दी गई हैं, be deemed to be the same conditions on the subject of the same obligations as the surrounded land may held। ठीक है, एज द सरेंडर्ड लैंड में है, सरेंडर्ड लैंड जो पहले उसने छोड़ी है, ठीक है, जो पहले वाली लैंड थी जो उसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि अब ए जो है उसने ये वाली लैंड ले ली है। सही है। तो अब जो कंडीशन इस लैंड पे अप्लाई हो रही थी वही कंडीशन इस लैंड के ऊपर अप्लाई होंगी, सरेंडर लैंड के ऊपर। ये सरेंडर्ड लैंड है ए के लिए, ये इसकी जो है वो न्यूली एक्वायर्ड लैंड है। तो जो कंडीशंस इस पे अप्लाई हो रही थी वही कंडीशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है। तो ये एक्सचेंज जो है वो उसका है, लेकिन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, वो अप्रूवल देगा और ऑर्डर जो है वो कलेक्टर करेगा, यानी डीसी की जो अप्रूवल है वो भी जरूरी है और इसमें
ईडीओआर या एडीसीआर जो है उसकी अप्रूवल भी जरूरी है। आज का जी आखिरी सेक्शन है जी हमारा, सेक्शन नंबर 18, राइट्स ऑफ टेनेंट्स नॉट टू बी अटैच्ड और सोल्ड। कहता है नन ऑफ द राइट्स और इंटरेस्ट वेस्टेड इन द टेनेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लैंड टू विच दिस एक्ट अप्लाइज शैल बी अटैच। अटैच का मतलब बच्चों क्या होता है? अटैच का मतलब होता है जब्त कर लेना, और सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। डिक्री जो है ना, उसके ऑर्डर को कहते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को डिक्री कहा जाता है। ऑफ एनी कोर्ट इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, अगर इंसॉल्वेंसी की कोई प्रोसीडिंग हो रही है और उसमें फैसला ये हो गया कि भाई इसके पास जो जो कुछ है वो सारा बेच के लोगों को पैसे दे दो। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि ये टेनेंट है, उसका नाम है टेनेंट ए, और इसके पास जो है वो एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, लेकिन इस पे इसकी टेनेंसी है। अगर टेनेंसी है तो फिर ऑनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अब ये जो ए है ये दिवालिया हो जाता है। ये इंसॉल्वेंसी का जो जिक्र है ना, ये इसका मतलब है दिवालिया है। दिवालिया का मतलब ये है कि उसके ऊपर कर्जे ज्यादा है और उसके पास पे करने के लिए चीजें कम है। उसके पास ना तो पैसे हैं, ना कोई उसके पास कोई ऐसा एसेट है, ठीक है, जिसको वो दे के बेच के वो उनके लोगों के कर्जे उतारे। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? दिवालिया का जिक्र तो आपने सुना हुआ है। अब मिसाल के तौर पे जब कोई अपनी इंसॉल्वेंसी फाइल करता है ना, तो वो कोर्ट में जाके कहता है कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपने जिन लोगों को कर्जा देना है ना, उनकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। आप मेहनत करें, मेहनत मजदूरी करें, और आप जो है ये इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं ठहरे ठहरे जी, बात सुने, इसके पास ना ये एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे ये टेनेंट है, आप ऐसा करें वो जो लैंड है वो हमें दे दें, सही है, तो हम उसे गुजारा कर लेंगे। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं ऐसा किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पे इसके पास ऑनरशिप के राइट नहीं है, किराएदारी के इख्तियारात हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ऑर्डर करेगी हाँ भाई ठीक है, ये जो लैंड है ये जो है वो हम आपको दे देते हैं उठा के, ऐसा नहीं। बल्कि ये लैंड जो है ये किसकी है? ये तो गवर्नमेंट की लैंड है, सही है, और इसने किराए पे ली हुई है। तो किराए की चीज जो है वो उसकी पर्सनल जो भी लाइबिलिटीज हैं उसके अगेंस्ट तो सेटल डाउन नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि राइट्स ऑफ टेनेंट नॉट टू बी अटैच्ड और सोल्ड, कि यहाँ पे उसका ये जो राइट है ये ना तो इसको अटैच किया जा सकता है ना इसको सेल किया जा सकता है, बिकॉज ये उसका है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट का है, सही है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके जो बाकी इसके अलावा जो पर्सनल एसेट्स हैं जो उसकी अपनी ऑनरशिप में है वो तो बेचे जा सकते हैं, लेकिन ये जो टेनेंसी के अंदर जो लैंड है वो नहीं बेची जा सकती, ना उसको जब्त किया जा सकता है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप कि आपको जो है उसकी समझ आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।